नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर हरियाणा न्यूज के इस खास प्रोग्राम में जो हम लेकर आए हैं एक्सक्लूसिवली लोकसभा चुनाव 2024 के मुद्दों के बारे में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पे है, ये हम सभी लोग जानते हैं और हम देख पा रहे हैं कि तमाम पार्टियों के उम्मीदवार किस तरह चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भीषण गर्मी के बीच बीच जमकर पसीना बहा रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बारे में हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप धनखड़ ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है मशहूर उद्योगपति पवन यादव जी से, और ये उद्योगपति होने के साथ साथ एक मशहूर समाज सेवक भी हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक्सक्लूसिव बातचीत में जानते हैं पवन जी से कि लोकसभा चुनाव 2024 के तमाम मुद्दों के बारे में उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाहेंगे। चलिए सुनते हैं उन्हीं की बात, उन्हीं की जुबानी हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप धनखड़। स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम गुड़गांव में मौजूद हैं। मशहूर उद्योगपति पवन यादव हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव का खुमार पूरे देश में छाया हुआ है। हरियाणा में भी 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर उद्योगपति आखिर सरकार से क्या चाहते हैं, इनको लेकर बातचीत करेंगे। तमाम राजनीतिक पहलुओं को जानने का भी प्रयास करेंगे। आइए सीधे चलते हैं पवन जी के पास। पवन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर आप उद्योगपति हैं, चुनाव आता है, उद्योगपति साइलेंट हो जाता है। आम जनता भी जानना चाहती है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर उद्योगपति कुछ भी बोलना नहीं चाहते। नमस्कार सभी को। धनखड़ जी, आपका स्वागत है। और जहाँ तक कि आप ये पूछ रहे हैं या कोई आपकी शिकायत है इस तरह की, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर क्योंकि आपने अगर कोई क्वेश्चन किया है तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। आप मुद्दे की बात कर रहे हो, तो मुद्दे तो हर तरह के हैं और हर जगह पे हैं। बात है कि बिजनेसमैन का उनसे क्या और कितना इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ें देखने वाली है। बिजनेसमैन तो यही कर सकता है कि रोज़गार को बढ़ावा दे सकता है, किसी भी क्षेत्र में अलग अलग जगह पे नए रोज़गार ला सकता है। बट जब बात करोगे आप राजनीति की, तो बिजनेसमैन कहीं भी दूर नहीं है, क्योंकि राजनीति एक टाइमिंग होती है, 5 साल में एक बार होती है। और उद्योगपति को रोज़गार लगाना और फिर 5 साल चलाना, और चाहे सरकार किसी की भी आए, सभी को रोज़गार देना, और जो भी अपने उसके वहाँ की डेवलपमेंट वगैरह है, चाहे वो CSR फंड्स होते हैं, जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है, तो भी बिजनेसमैन करते हैं पूरा। रही बात की अलगाव की, तो कहीं अलगाव तो है भी नहीं। आप कह रहे हो ऐसा होता है, पर ऐसा कहीं है नहीं कि बिजनेसमैन कहीं भी दूर हो। इतना ज़रूर है कि अगर बिजनेसमैन किसी भी पार्टी को कहीं भी फेवर करेगा, तो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा कि ये तो उसका है, ये तो उसका है। आप जानते भी हो, और जनता को भी यही है कि जो बिजनेसमैन जिस पार्टी के साथ खड़ा हो गया, तो ये देखने को मिलेगा कि वो उसी का सींचा हुआ पेड़ है। वो बिजनेसमैन की मेहनत सारी बेकार हो जाएगी, और उस पार्टी का विशेष रूप से क्रेडिट मिल जाएगा उस पार्टी को कि ये बिजनेस वाला बंदा है, ये इन्हीं का ही पैदा किया हुआ है, या जो कुछ है इसके माध्यम से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यादव साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं कि हरियाणा सरकार है, हरियाणा में चुनाव है, तो आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा रहेगा, उद्योगपति चाहते होंगे कि सरकार हमारे लिए ये करे ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, और आने वाली सरकार, चाहे मौजूदा सरकार की सरकार बने या कोई अन्य पार्टी विपक्ष या जीत कर आए, तो उद्योगपतियों को क्या मिले जिससे हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। देखिए धनखड़ साहब, बात तो बहुत गहराई की पूछ रहे हो सकता है मैं इतना कैपेबल ना हो, पर जो मेरे निजी सोच और जो निजी अपने विचार है, मैं वो रखना चाहूँगा। आने वाले टाइम में किसी भी क्षेत्र में सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है बेरोज़गारी का। तो मैं चाहूँगा सरकार किसी की भी बने, वो एक व्यवस्था के हिसाब से बने, और उसकी जो रोज़गार नीति है उस पे ध्यान दिया जाए, उसकी व्यापारिक नीति पे ध्यान दिया जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि किसी भी राजा का, किसी भी समाज का, किसी के साम्राज्य का आपने पढ़ा होगा उत्थान और पतन। तो वहाँ पे उस राजा की जो भी व्यापारिक नीति रहती थी, उसकी त्रुटियों की वजह से ही उसका पतन और उत्थान हुआ करता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार आए, उनको एक अपना स्पष्टता रखनी पड़ेगी रोज़गार के लिए भी और व्यवसाय के लिए भी। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का ध्यान में रख के सरकार जो भी अपनी नीति बनाएगी, बस मैं यही चाहूँगा वो नीति थोड़ी स्पष्ट हो। बात अगर हम शिक्षा की तरफ करें कि शायद जो राज्य सरकार है, शिक्षा के लिए क्या ऐसे कदम उठाए कि जो बच्चे यहाँ आगे पढ़ लिख कर बड़े बड़े उद्योग स्थापित करें, उद्योगों की तरफ उनका रुझान हो। देखिए, जो किसान वर्ग है ना, वो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को शिक्षा देता है।
पढ़ाता है, कोई अपना फार्मिंग कर रहा है, कोई डेयरी फार्मिंग कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, तो वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देता है अपनी कष्ट कमाई से। तो जो शिक्षा का क्षेत्र है ना, उसमें भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहे कि जब वो हायर एजुकेशन में जाए, तो वहाँ पे उनके लिए जो फीसों का बोझ है वो थोड़ा सरकार थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन दे, ज़्यादा फीसें ना हो, क्योंकि बच्चे नीचे से पढ़ के आ जाते हैं 12th स्टैंडर्ड से, उसके बाद जब वो टेक्निकल एजुकेशंस में या मेडिकल एजुकेशंस में जाते हैं, तो वहाँ उनको एक सफ़र करना पड़ता है और उनके लिए एक बोटल नेक बन जाता है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की तो व्यवस्था बेहतर है ही है, पर मैं तो आप एक बात कर रहे हो कि आगे शिक्षा का कैसे विकास हो। शिक्षा में जो कठिनाई आ रही है, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं, वो 12th तक पास आउट होके आ जाते हैं, उसके बाद उनको टेक्निकल जाना है, मेडिकल जाना है। तो जब वो वहाँ से एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके जाते हैं, तो जब उन्हें जो फ़ीस का एक बोझ सा दिखता है ना, तो उस दिन जाके वो अपना एक ज़मींदार सोचता है कि मेरा बच्चा अब यहीं तक पढ़ा पाया, मैं इससे आगे नहीं पढ़ा सकता। तो वहाँ जाके एक अच्छी जो एक स्किल्स आनी थी, जो देश को स्किल्स मिलनी थी, वो उसकी ऊर्जा वहीं पे समाप्त हो जाती है। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो आखिर अगर हम बात करें हरियाणा की 10 सीटों की, तो कौन-सी ऐसी सीट मानते हैं, जहाँ पर विकास की जो है वो ज़रूरत सबसे ज़्यादा है और वो विकास कौन करवा सकता है? मतलब धनखड़ जी वहीं राजनीति में ले आए ना आप। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जो हरियाणा की 10 सीटें हैं, उसमें जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत है, तो वो है महेंद्रगढ़, भिवानी क्षेत्र, क्योंकि वो शुरू से ही पिछड़ा हुआ है, डार्क ज़ोन है, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी कम है। पूरे हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, वो सिर्फ महेंद्रगढ़ भिवानी एरिया है। मेरा तो यही मानना है। तो अभी मान के चलें हम कि कांग्रेस से वहाँ प्रत्याशी हैं राव दान सिंह और दूसरी तरफ जो हैं वो धर्मवीर हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं। किसका पलड़ा भारी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है, आप लेकिन तो उद्योगपति हैं, सब कुछ तोल सकते हैं। नहीं, तोलना अलग चीज़ है, लेकिन आपने कहा किसका पलड़ा भारी है। मेरा मानना है किसकी इस बार बारी है। क्योंकि देखो, वहाँ पे जो पहले बंसीलाल परिवार से भी श्रुति जी भी रही हैं, 2 योजनाओं से धर्मवीर जी भी रहे हैं, और सभी ने अपने तरीके से वहाँ पे विकास किया है। लेकिन अब जो बारी है, वो मुझे लगता है जनता को, भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी की जनता को दान सिंह जी की बारी देनी चाहिए, और उन पे पूरा अपना एक भरोसा जैसे पहले वालों पे दिखा के एक मौका देना चाहिए, ताकि पता चले कि पहले वाले में और आने वाले में क्या फ़र्क होगा। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल, बदलाव की बेहद ज़रूरत होती है क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो हम कंपेयर नहीं कर पाएँगे कि आखिर पहले जो सरकारें थी या पहले जो व्यक्ति था, उसने क्या ऐसा काम किया और आगे वाला उससे बेहतर कर सकता है या नहीं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आगे भी हमारी समाचार इसी तरीके से आते रहेंगे, आप देखते रहिए। मैं हूँ प्रदीप धनखड़ और हमारे साथ थे पवन यादव जी।